फतूरे इश्क किस्त नंबर 20। दौरानी हॉस्पिटल में दाखिल होते ही शाजिम और अर्जल को आरेश इमरजेंसी वार्ड के बाहर दिखाई दिया, जो बिखरे बाल और सुर्ख आंखों के साथ हाथों की मुठ्ठियां लबों पर टिकाए मुसलसल पाँव हिला रहा था। उसकी शर्ट पर जगह जगह खून के धब्बे थे। आरेश, क्या हुआ है बहारे को? उसे इमरजेंसी वार्ड में क्यों लेकर गए? शाजिम दौरानी ने इसे कंधे से पकड़कर ऊपर उठाया और झंझोड़ने लगे। डैड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आरेश गैर हाजिर निगाहों से देखते बोला था। क्या किया है तुमने उसके साथ? शाजिम दुरानी अब उसको कॉलर से पकड़ चुके थे। डैड, मैंने इसे गुस्से में ड्रेसिंग रूम में लॉक कर दिया था और चाबी लेकर बाहर चला गया। मुझे याद ही नहीं रहा वो अंदर है। सारा दिन गुजर गया मगर मुझे होश ही नहीं आया, वो शर्मिंदा सा सर झुकाए बोला था। शाजिम दौरानी ने जब यह सुना तो इसके हाथ बेख्तियार हवा में उठा, लेकिन अफजल ने इन्हें रोका और इन्हें पीछे करता खुद सामने आया और एक जनाटेदार थप्पड़ आरेश के मुंह पर दे मारा। उसी लड़की की वजह से जिंदगी में पहली बार इसके बाप ने इस पर हाथ उठाया, और फिर उसी लड़की की वजह से आज भाई ने भी उस पर हाथ उठा दिया। अफजल ने आरेश का गालर पकड़कर इसे दीवार से लगाया। उसकी आइस ब्लू आंखों में इस वक्त आग थी। तुम उस मासूम को वहां मरने के लिए छोड़ गए। वो तुम्हारी बीवी है आरेश, कोई दुश्मन नहीं है, अफजल ने धाड़ते हुए कहा। आरेश ने कोई दिफा नहीं किया। भाई, मैं क्या करता? सुबह उस जारा ने मुझे नीना की बदतरीन हालत का जिम्मेदार ठहराया और मुझ पर धोखे का इल्जाम लगाया। आपको पता है ना मैं नीना से कितनी मोहब्बत करता हूँ। उस लड़की ने जबरदस्ती नीना की जगह ली और मैं तैश में आकर इसे ड्रेसिंग रूम में बंद कर गया। मेरा इरादा उसकी गलती पर छोटी सी सजा देना था, लेकिन जब मैं नीना से मिलने गया उसने मुझे रोक लिया और मैं सब भूल गया। शट अप। नीना की बदतरीन हालत? तू अभी छोड़कर क्यों आए हो? जाते उसी के साथ फोत हो जाते। अर्जल का गुस्सा किसी भी तौर पर कम नहीं हो रहा था। भाई, मैं क्या करता? क्या आप लोगों को इन पर गुस्सा नहीं आ रहा? उसने प्लानिंग करके नीना की जगह ली और अभी आरेश अपना जुमला मुकम्मल करता कि अर्जल फिर से दहाड़ा। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। ये सब प्लानिंग उसने या मिस हेजन ने नहीं की, बल्कि उन दोनों को फंसाया गया है। मकी और तुम्हारा वो कंपटीटर राशिद मिर्जा अपने बाप के साथ मिलकर ये सब कर रहे थे। तुम्हारे ड्रिंक उसी मक्की ने स्पाइक किया था ताकि वो तुम्हें नशे में धुत वीडियोस वायरल करके तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर सके। लेकिन पता नहीं वो बेचारी बीच में कैसे आ गई। पहले तुमने खुद अपनी मदहोशी में उसका फायदा उठाया और बाद में इसी पर इल्जाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आई? वो तुम्हारी गुनाहगार नहीं है, तुम उसके गुनाहगार हो। उस मासूम लड़की को तुम डिजर्व नहीं करते। तुम इस नीना और जारा जैसी चीप ट्रिक्स प्ले करने वालों को डिजर्व करते हो। अरसल की बातें सुनकर आरेश को हॉस्पिटल की छत अपने सर पर गिरती महसूस हुई। और वो बेचारी, सुबह सुबह इतने प्यार से तुम्हारे लिए तैयार होकर हम सब के लिए नाश्ता बनाया और मेरे साथ मिस हेजन से माफी मांगने गई। वहां मिस हेजन सब छोड़कर चली गई हैं। उनका जाना सुनते ही बहारे की हालत खराब हो गई थी, इसलिए मैं उसे घर पर ड्रॉप कर गया था। सोचो, जो लड़की पहले ही गम में लथपथ है, अचानक उसकी जिंदगी बदल गई। उसके माँ बाप और दुनिया के सामने उसके किरदार को निशाना बनाया गया। उसकी वाहिद सहारा उसकी दोस्त भी इससे दूर हो गई, और इसके गम और दर्द के सामने तुमने क्या तकलीफ उठाई? क्या अजियत मिल गई तुम्हें? सुबह से शाम तक अपनी उस थर्ड क्लास गर्लफ्रेंड के साथ घूम कर आए हो ना? गुस्से से अर्जल की नसें उभर रही थी। शाजिम दौरानी ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे शांत रहने को कहा। अगर उसे कुछ हुआ ना आरेश, तो तुम अपनी शक्ल मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। चले जाओ उस नीना के साथ भाड़ में। आई डोंट केयर। अर्जल पास पड़ी चेयर को ठोकर मारता अपना इश्तियाल कम करते बाहर चला गया, जबकि आरेश के मुंह से लफ्ज निकलने से इनकारी थे। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी आरेश। मुझे लगा था तुम गुस्सा होगे, उसे इग्नोर करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी हालत समझ सकता था कि तुम्हें उसे कबूल करने के लिए वक्त चाहिए। लेकिन आज उस हरकत के बाद तुम मुझे किसी हद लेकिन आज इस हरकत के बाद तुम मुझे किसी बेरहम दरिंदे से कम नहीं लगे हो, शाजिम दौरानी ने कहा और पास पड़े सोफे पर बैठ गया। आरिश वहीं पत्थर का हो गया। तकरीबन आधे घंटे के बाद सीनियर कंसल्ट दरवाज़ा खोलकर बाहर आए। उनका चेहरा बहुत संजीदा था। आरिश झटके से उठा और उनकी जानिब लपका। डॉक्टर, वो कैसी है? प्लीज़ बताएं, वो ठीक है ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली, शाजिम दौरानी की जानिब देखते बहुत ही प्रोफेशनल मगर सख्त लहजे में कहा। पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। हमने इन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया है और ऑक्सीजन पर रखा है। सिर्फ एक कमरे में बंद होने से इतनी हालत कैसे बिगड़ सकती है डॉक्टर? शाजिम दौरानी ने बेबसी से पूछा था। डॉक्टर ने तफसील बताना शुरू की। सर, ड्रेसिंग रूम एयर टाइट होते हैं। इतने घंटे वहां कैद रहने से ऑक्सीजन का लेवल ख़त्म हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। उस वजह से उसका दिमाग और दिल हाइपोक्सिया का शिकार हो गया। ऊपर से शदीद
डर और पैनिक अटैक ने उनकी विग्स नर्व को शॉक में डाल दिया, जिससे ब्लड प्रेशर अचानक से गिर गया। नाक से खून आना इस बात की अलामत है कि उनका जिस्म इस कदर शदीद जहनी और जिस्मानी स्ट्रेस को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सका था। डॉक्टर ने आरिश की सुर्ख निगाहों में देखा और मजीद कहा, आप खुशकिस्मत है कि इन्हें इस वक्त ले आए। अगर सिर्फ 5 से 10 मिनट मजीद देर हो जाती तो ब्रेन डैमेज या कार्डिक अरेस्ट का पूरा खतरा था। इसका जिस्म नीला पड़ना शुरू हो गया था। बंद कमरे में घुटन की वजह से उनका ऑक्सीजन लेवल 80% से नीचे गिर गया था, जो दिमाग के लिए खतरनाक है। हमने उन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन दी है ताकि दिमाग और दिल पर दबाव कम हो जाए। शदीद डर और पैनिक अटैक की वजह से उनका ब्लड प्रेशर डेंजरसली लो था। हमने ड्रिप्स के जरिए इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड्स दिए हैं ताकि उनका जिस्म शॉक से बाहर आ जाए। नाक से खून स्ट्रेस और इंटरनल प्रेशर की वजह से बह रहा था। हमने ब्लीडिंग रोक दी है और हीलिंग के लिए मेडिकेशंस अप्लाई की हैं। जब वो सब नॉर्मल हो जाएंगे तो इसे होश आ जाएगा। ये सुनकर तीनों अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। क्या आपको पता है कि वो पहले भी क्लिनिक क्या आपको पता है कि वो पहले भी क्लिनिकल क्या आपको पता है कि वो पहले भी क्लिनिकल डिप्रेशन और एंजाइटी इश्यूज का शिकार रह चुकी हैं? ये सुनते ही कॉरिडोर में खड़े आरिश के पांव तले जमीन निकल गई। उसने चौंक कर डॉक्टर की जानिब देखा। डॉक्टर ने मजीद तफसील बताई। ऐसे मरीज जो पास्ट में डिप्रेशन का शिकार रहे हों, उनका नर्व सिस्टम पहले ही बहुत फ्रजाइल नाजुक होता है। उनके लिए डर सिर्फ एक जज्बा नहीं होता, बल्कि उनका जिस्म इस डर को मौत की जानिब महसूस करता है। डॉक्टर, इसका मतलब कि वो अंधेरा कमरा। शाजिम दौरानी की आवाज़ उभरी थी। बिल्कुल, डॉक्टर ने बात काटी। उन जैसे पेशेंट्स के लिए क्लाइस्ट्रोफोबिया एक ट्रिगर पॉइंट होता है। जब इन्हें बंद किया गया तो इनका दिमाग पुरानी ट्रॉमा मेमोरीज में चला गया होगा। उन्हें लगा होगा कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। इसी वजह से इनका बीपी इतनी तेज़ी से गिरा और वो शॉक में चली गई। वो वहाँ सिर्फ घुटन से नहीं लड़ रही थी, बल्कि अपने दिमाग में मौजूद उन पुराने अंधेरों से भी लड़ रही थी जिनसे वो मुश्किल से निकल कर आई थी। आरिश ने अब डॉक्टर ने अब आरिश की जानिब देखा, जो दीवार का सहारा लिए खड़ा था, जैसे अब गिर जाएगा। मिस्टर आरेश, आपने इन्हें सिर्फ एक कमरे में लॉक नहीं किया था, बल्कि इन्हें दोबारा से जहन्नुम में धकेल दिया था, जहां से वो शायद सालों पहले निकलने की कोशिश कर रही थी। डिप्रेशन विक्टिम्स के लिए ऐसा हादसा उनकी मेंटलिटी स्टेबिलिटी को हमेशा के लिए तबाह कर देता है। घर ले जाने की इजाज़त मैं सिर्फ इस शर्त पर दे सकता हूँ कि उनके इर्द गिर्द का माहौल अब डर या खौफ का नहीं, बल्कि सुकून और प्यार भरा होना चाहिए। इन्हें अकेले मत छोड़िएगा। इन्हें होश आते ही अगर वही ट्रॉमा दोबारा फील हुआ तो वो बेहोशी की गहरी हालत में जा सकती हैं। डॉक्टर के जाने के बाद आरिश वहीं कॉरिडोर के फर्श पर ढेर हो गया। उसके जहन में डॉक्टर के अल्फाज हथौड़े की तरह बज रहे थे। उन्हें दोबारा इस जहन्नुम में धकेल दिया। वो अपने गुस्से में आज एक मासूम जिंदगी को मौत तक लेकर जा चुका था। अगर उसे कुछ हो जाता तो अल्लाह को वो क्या जवाब देता? अर्जल ने नफरत से आरिश की जानिब देखा। डैड, जब तक वो पूरी ठीक नहीं हो जाती इसके पास रहने मत दीजिएगा। इसे बीवी से ज़्यादा महबूबा अजीज़ है ना, तो जाए उसी के पास। हाँ, सही कहा तुमने। अभी रानिया से कहता हूँ बाहरी के लिए दूसरे कमरे का इंतज़ाम करे। आरिश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ अपने हाथों पर लगे बाहरी के खून के धब्बों को तक रहा था। हेजल ब्लू आंखों में इस वक्त सिर्फ खामोशी थी। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर एक पल के लिए महानूर महबूत हो गई थी। वो वाइट थ्री पीस सूट में मलबूस अपनी सुनहरी आंखें इसी पर गाड़े था। वो शख्स वाकई ही काफ़ी डैशिंग और हैंडसम था। माशाल्लाह। महानूर के मुंह से इसे देखते ही बेसाख्ता निकला। उसे खुद को यूं तकते पाकर इस शख्स ने महानूर की आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो फौरन होश में आई। ओए अम्मा, भाई साहिब, आपने तो एक पल के लिए डरा ही दिया। वो दुपट्टा ठीक करती हुई उसकी जानिब देखते बोली, आपको क्या काम है यहाँ? जिस पर खड़ा सामने शख्स मुस्कुराया था। किसी से मिलने आया हूँ, वो अपनी गंभीर आवाज में बोला। महानूर को इसकी आवाज़ भी इसी की तरह खूबसूरत लगी थी। ओह अच्छा, आप भी उन डॉक्टर के ओह अच्छा, आप भी उनके डॉक्टर भाई से मिलने आए हैं। मगर मैं बता दूं, पता नहीं वो दिन भर क्या उखाड़ता रहता है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं तो 5 दिन से उनका इंतजार करते करते पक गई हूँ। और ये इनके 4 निकम्मे चेलों के पास एक ही जवाब है कि भाई आज आ जाएंगे, भाई कल आ जाएंगे, भाई परसों आएंगे, वो बस अभी आ जाएंगे। वो इन चारों की नकल उतारते बोली। वो चारों सामने खड़े शख्स की जानिब देखने लगे, जो अपने लबों पर हाथ जमाए इन्हें चुप रहने का इशारा करता आंख दबा गया था। वो भी समझकर अपनी हंसी दबाने लगे। अब ऐसा भी ना बोले, मैं उनका असिस्टेंट हूँ और सच में सर काफ़ी बिजी रहते हैं। उस शख्स को
कयान की साइड लेते देखकर महानूर को और गुस्सा आने लगा। वो अपने हाथ कमर पर रखती फिर से गुंडी वाली टून में आ गई थी। वैसे किस किस्म के डॉक्टर हैं वो? एमबीबीएस? कौन सी स्पेशलाइजेशन? या फिर बस गली मोहल्ले वाले हकीम जो हर दर्द का इलाज पुदीने की चटनी से करते हैं? उनकी बातों पर उन चारों की आंखें बाहर निकलने को थी। उस शख्स ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी क्लॉन की खुशबू पूरे लाउंज में फैल गई। वो सर सर्जरीज करते हैं और कभी कभी पोस्टमार्टम भी। सुनहरी आंखें सुरमई आंखों को देखते गोया हुई थी। महानूर ने जोरदार कहका लगाया। क्यों? किसी मरीज के पेट में अपना फोन भूल गए हैं जो निकालने में 5 दिन लग गए? या फिर खुद किसी के पेट में घुस गए हैं? बड़े आए। डेयर नूर, तुम हमारे भाई का मजाक नहीं उड़ा सकती। पता है बड़े बड़े लोग इनसे डरते हैं। और तुम कौन सी सर्जरीज में माहिर हो जो इन पर हंस रही हो? रेहान ने इसे आखिरी बार चुप करवाने की कोशिश की। पता है मैंने भी सर्जरीज की हैं और पोस्टमार्टम भी। महानूर की बात पर उस शख्स ने अपनी सुनहरी आंखें सुकेड़ी थी। तुमने? हाँ, कॉलेज के मेडिकल लैब में। बेचारे मेंढक और छिपकलियां तो मेरे नाम से डरती थी। अच्छे अच्छे सर्जिकल एक्सपर्ट्स देखते रह जाते थे। महानूर फखरिया अंदाज में बोली थी। हाँ, जोर से खासा जैन ने अपना सर पकड़ा। हमजा और साद तो सदमे में चले गए मगर वो कहाँ रुकने वाली थी। तुम्हें लगता है कि सर्जरीज आसान होती हैं? उस शख्स का लहजा अब थोड़ा सा संजीदा हुआ था। बिल्कुल। बस ऐसे चीरा लगाओ, अंदर झांको और बंद कर दो। कौन सा रॉकेट साइंस है? महानूर ने मुंह बनाया। अगर आप सच में उनके असिस्टेंट है तो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाए। दिखाए मुझे उनकी सर्जरीज। मैं भी तो देखूं कितने बड़े पहलवान हैं। उस शख्स ने एक पल के लिए खामोशी इख्तियार की। उसने एक गहरी सांस ली और महानूर की आंखों में देखा। आर यू श्योर? तुम वाकई ही देखना चाहती हो कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं? ऐसा ना हो तुम सच में डर जाओ। 100%, 200% डरेगी मेरी जूती। महानूर ने चैलेंज किया। चलें अभी। उस शख्स ने एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। ठीक है फिर चलो मेरे साथ। अब वो चारों परेशान हो गए। यार एहान, ये 5 दिन पहले बहुत भोली भाली और मासूम थी। आज उसके अंदर तेरी रूह तो नहीं आ गई? जैन ने उसे कंधा मारा। एहान उसे घूरता उन सबको खड़ा होने का इशारा करने लगा। चलो तैयार हो जाओ, अभी भाई इसे ज़रूर डार्क रूम लेकर जाएंगे और उनके ऑपरेशंस देखकर वो यकीनन बेहोश हो जाएगी। तो अभी से उसकी खैर खैरियत का इंतजाम करते हैं। भाई की शक्ल देखकर उन्हें कोई मासूम मौलवी समझ आ रहा था, जैसे बाकी सब समझते हैं। पर इन्हें क्या पता था ये मासूम संजीदा सोबर और डिसेंट दिखने वाला बंदा असल में क्या चीज़ है। रईस उस वक्त दौरानी मेंशन में था और वहाँ हानिया, रानिया, काजिम, दलारा, हशमत साहिब और उनकी बेगम मौजूद थे। रईस ने जैसे ही इन्हें अदनान के साथ हुए हादसे के बारे में बताया, हानिया और रानिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दलारा उन दोनों के बीच बैठी उन्हें चुप करवाने की नाकाम कोशिश करती अपने डैड की जानी मदद तलब निगाहों से देख रही थी, जिस पर वो रानिया को चुप करवाने लगे। उसी वक्त शाम में शाजिम और अरजल एक साथ घर में दाखिल हुए तो हानिया उनकी जानिब लपकी थी, लेकिन अपने जान से अजीज शहजादे की बाहों में मौजूद वजूद को देखकर हानिया तैश में आ गई। अज्जू, तुम इस मनहूस लड़की को क्यों उठा कर लाए हो? क्या ये इसकी नई चाल है? आरिश से काम हो गया तो अब ये तुम्हारे पीछे? इससे पहले कि हानिया मजीद बोलती, शाजिम दौरानी की धाड़ पूरे लाउंज में गूंजी और उनका हाथ फिजा में रुक गया था। बस हानिया बस, अपनी गलीज सोचों और बातों से मुझे वो काम मत करवाओ जो मेरी शख्सियत के खिलाफ है। हानिया उनका फिजा में उठा हाथ बेयकीनी से देखती रह गई। मुझे आज आपकी सोच पर अफसोस हो रहा है मॉम। मेरे लिए बहारे दिल और नूरा की तरह ही है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अर्जल सर झटकता सीढ़ियों की जानिब गया और दलारा को अपने साथ आने का इशारा किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा शाजिम, इस लड़की की वजह से आप मुझ पर हाथ उठाने चले। मुझ पर? वो भी यकीनी से 2 कदम पीछे हटी थी। तो क्या करता? तुम्हें उठाकर नाचता? जो काम तुम्हारे छोटे शहजादे ने अंजाम दिया है, इससे उस बच्ची की जान जाते जाते बची है। आरेश ऐसा नहीं था पहले, बल्कि तुमने खुद उसके कान भरे उस मासूम के खिलाफ। शाजिम दौरानी अपने गुस्से को जब्त करते बोले थे। हाँ, तो बहुत अच्छा होता अगर वो मर जाती, तो कम अज कम मेरे शहजादे की जिंदगी से ये गलीस घटिया 2 कौड़ी की। इससे पहले कि हानिया कुछ कहती बकती, शाजिम दौरानी का हाथ इस बार वाकई ही हानिया के गालों पर निशान छोड़ गया। अर्जल जो बहारे को इसके कमरे में ले जाकर दुलारा को इसका ख्याल रखने को कहकर नीचे आ रहा था, यह मंजर देखकर ठिठक गया। वो फौरन भागता हुआ अपनी माँ के पास आया और इन्हें सीने से लगा लिया। डैड, वो बेबसी से शाजिम दौरानी को देखकर बोला था। हानिया अचानक से हजियानी अंदाज में चीखने लगी। कहाँ है वो? आज मैं इसे जान से मार दूंगी। इसकी वजह से मेरे शाजिम ने मुझ पर हाथ उठाया। छोड़ो अज्जू, इस मनहूस लड़की के
कदम इस घर में रखते ही मेरे अजीज भाई मर गया, यहाँ तक कि उसकी लाश भी नहीं मिली। छोड़ो अज्जू। वो अर्जल के सीने पर हाथ मारती होश और हवास खोने के दर पर थी। उनकी आवाज सुनते शाजिम और अर्जल दोनों ने रईस की जानिब देखा जो अभी भी खामोश बैठा था। मार दूंगी, मार दूंगी इसे अज्जू। मेरा भाई दुनिया छोड़कर चला गया और इस एजन या उसके किसी नकाबपोश रिश्तेदार ने आज रेस्टोरेंट में मेरे हाथ भी जला दिए और धमकी भी देकर गया है कि आइंदा हाथ उठाओगी तो हाथ काट देंगे। वो अजियत से रोती गिड़कती चीखती चिल्लाती अचानक से बेहोश हो गई। आज का पूरा दिन ही अर्जल को एक से बढ़कर एक झटके लग रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। इसके दिमाग की रगें फटने को थी। आखिर वो किस किस को संभालता। उसने एक सर्द आह भरी और अपनी माँ को दोनों हाथों को देखा जिन पर बैंडेज थी। इसका मतलब वो सच बोल रही थी। सारे सोचों को झटकता वो इन्हीं बाजुओं में उठाए इनके कमरे की जानिब लेकर चला गया। दलारा ये सब देख रही थी और फौरन से दयान और अनुरल को कॉल करने लगी। दयान को वो मैसेज भेज चुकी थी लेकिन अनुरल का इंटरनेट ऑफ जा रहा था तो इसने बेशुमार कॉल्स की। आखिरकार अनुरल ने फ़ोन उठाया तो दुलारा ने सब बता दिया। ठीक है, मैं फ़ौरन घर पहुंच रही हूँ। अनुरल की जानिब से जवाब मिला। उसके बाद से दुलारा वापस बहारे के पास चली गई जिसे अभी तक होश नहीं आया था। अनुरल जैसे ही घर अंदर दाखिल हुई इसे दरो दीवार पर सोग की चादर लिपटी महसूस हुई। लॉन्च में दाखिल होते इसने देखा कि डैड के बगल में ही रईस बैठा है जो खामोशी से सर झुकाए शाजिम दौरानी की बातें सुन रहा था, मगर इसकी आंखों में दबी सुर्खी कुछ और ही बयां कर रही थी। रानिया चाची को रोता देखकर अनुरल फौरन से इनके पास गई और उन्हें सीने से लगाया। क्या हुआ चाची? तुर्की में एक एक्सीडेंट की वजह से अदनान मामू की डेथ हो गई है नूरा। काजिम दुरानी ने दुख भरी आवाज में समझाया। अनुरल ने बेसाख्ता रईस को देखा जो अपनी सुर्खमाइल सब्ज आंखों से मुसलसल इसी को तक रहा था जैसे उसकी रूह तक को चीर देना चाहता हो। चचा आप दादा और दादी को देखें, मैं चाची को संभाल लूंगी, अनुरल ने कहा तो काजिम दुरानी हशमत साहिब और अपनी बेगम के पास चले गए। ये जैकेट किसकी पहनी है तुमने? अनुरल जो अपनी चाची को तसल्ली दे रही थी अचानक रईस की धाड़ पर ठिठक गई, मगर इसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा और अपने काम में मगन रही। मैंने पूछा ये जैकेट किसकी है और कहाँ थी तुम अब तक? रईस सोफे से उठा और धाड़ा था। उसकी आवाज लाउंज के दौरे दीवार से टकराई तो सब सहम गए, मगर अनुरल के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। मैं मैं हर आते जाते का जवाबदार नहीं हूँ। ये मेरी लाइफ है, मैं जहाँ चाहूँ जिसके साथ रहूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझे? अनुर ने इसे वार्न किया और रानिया को लेकर वहां से चली गई। ये तुम किस लहजे में इससे बात कर रही हो रईस? शाजिम दोरानी को अपनी प्रिंसेस पर यूं चिल्लाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। शुक्र है यहाँ पर अर्जल या आरेश नहीं थे, वरना तुम जानते हो क्या होता। रईस अचानक उनकी जानिब बढ़ा। उसकी सब्ज आंखों में वहशत देखकर शाजिम दोरानी एक पल के लिए ठिठक गए थे। पुप्पा जान, मैं बचपन से आपकी बेटी के सपने सजाते आया हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को फोकियत नहीं दी, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और भाई को भी नहीं। मैंने उसे सर पर बिठा कर रखा, उसकी हर बदतमीजी बर्दाश्त की क्योंकि वो मेरी मोहब्बत नहीं मेरा जुनून है। शाजिम दौरानी गौर से उसको देख रहे थे। आज रईस का लहजा बदला था। आज मेरे ही कुछ बंदों ने मुझे बताया भाभी किसी और के साथ बाइक पर चिपक कर बैठी कहीं जा रही है। आपको अंदाजा है कि मुझे इस पल कैसा लगा? वो दांत पीसता शाजिम दौरानी के बिल्कुल करीब हुआ था। अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा दे फूफा जान, उसका शौहर अगर कोई बनेगा तो वो सिर्फ रईस सिकंदर होगा। अगर वो प्यार से मान गई तो मैं ये दुनिया उसके कदमों में बिछा दूंगा। इतना जुनून है कि वो मुझ पर थूकेगी भी तो मुझे खुशगवार एहसास होगा। और अगर वो नहीं मानी तो? शाजिम दोरानी ने इसकी आंखों में आंखें डाले पूछा। मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझता हूँ रईस, मगर मैं अपनी प्रिंसेस की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। रईस ने एक सर्द कहका लगाया। वो मान जाएगी, उसे मैं मानने पर मजबूर कर दूंगा। वो शाजिम दोरानी का कंधा थपथपाता रवाना होने लगा, मगर दरवाजे पर रुक कर मुड़ा था। एक बात याद रखिएगा, अगर हमारे बीच कोई तीसरा शख्स घुसने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी लाश तक बाहर नहीं आने दूंगा। मेरे इन्फ्लुएंस आप जानते होंगे। शाजिम दुरानी की आंखों में भी यकीनी थी। रईस फिर मुस्कुराया। अरे पुपा जान रिलैक्स, मैं अनुरल की नहीं उस तीसरे शख्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए बेहतर है आप अपनी बेटी के दिमाग से फजूल ख्यालात निकाल दें, वरना मैं लाशों के ढेर बिछाने में ज़्यादा जहमत नहीं करूँगा। आप तो हैं ही समझदार, अपनी बेटी को बार बार बेवा होते नहीं देख सकते। वो मेरी है, इसे मेरे हवाले कर दें, मैं इसे रानी बनाकर रखूँगा, कांटा भी नहीं चुभने दूंगा। कहता ही वो वहां से चला गया और शाजिम दौरानी को गहरी सोचों के अंधेरे में छोड़ गया। यहाँ पर एपिसोड 20 ख़त्म होती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें।
हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।